नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लासेस वर्णमाला की है और इसको अपन शुरू करते हैं। और आज हमें व्यंजन स्टार्ट कराने हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए और लिंक को उठा के सब जगह शेयर कर दीजिए, है ना। आग की तरह फैला दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का आनंद ले पाए। ठीक है भाई। और कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं काफी दिन से। बहुत से बच्चों ने इसमें एनरोल करा लिया है। कुछ बच्चे इसमें अगर रह गए हैं तो करा लीजिए, क्योंकि इसका जो पेमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है, जस्ट डबल हो जाएगा, है ना भाई। और इसीलिए कल भी कई बच्चों ने इसमें बहुत रजिस्ट्रेशन कराए हैं। कल काफी संख्या में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो आप भी इसका जल्दी से फायदा उठाइए। उसके बाद इसकी फीस जस्ट डबल हो जाएगी, 999। ठीक है भाई, कभी भी हो सकती है और एक आध दिन तो है अभी, लेकिन इसको आप जल्द से जल्द करा लीजिए। कभी भी ऐप पर 999 उस पर लिख के आने लगेगा, तो इसको आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए। और नहीं तो फीस ज़्यादा लगेगी। अभी 499 में ही आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ठीक है भाई, जो 3.5 महीने में पढ़ाऊंगा और 2.5 महीने तक इसमें वीडियो आपकी डली रहेंगी। आप जितना भी कितनी बार देखो कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम से आप देख सकते हो। तो कल मैंने आप लोगों को स्वर पढ़ाया था। ऐप का नाम आप लोगों को पता ही है, बीके सिंह क्लासेस ऐप है। उस पर आप लोग जाएंगे वीडियो कोर्सेज में, और उस पर बैच हिंदी बैच लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो बाय नाउ आएगा। कैसे भी करा सकते हो। बहुत से बच्चों को लाया सर कैसे करना है, ज्यादातर बच्चों की यही हुआ रही थी कि सर कैसे करें पेमेंट। देखो भाई, पेमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे तो बगल वाले से, जो आपके नजदीक कोई रहता हो, जो पेटीएम फोन पे यूज करता हो, इजिली उसमें हो जाएगा। बाय नाउ करना है, 499 रुपये डालना है और आपके अकाउंट से कट जाएंगे। बस एक बार ही देना 499। मैं तो ये कहूंगा पुराने बच्चे भी हैं वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। पूरा कंटेंट आपको उससे भी ज्यादा दूंगा। जैसे 3-4 क्लास आपने जब भी पढ़ी है उसमें आपको पता चल गया होगा, तो आज की क्लास में भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या नया पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, अपडेट कर दिया मैंने चीजों को। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसमें एनरोल करा लीजिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद सौदा है। और 500 रुपये में कुछ नहीं जाता, 499 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल रहा है। आपका नोट्स बनेगा तो बेहतरीन नोट्स बनेगा। सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी। सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, जो चीज आप बताने की होगी वहीं पर पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। कंटेंट कहीं भी आप लोग जिक्र कर लेना, कहीं भी चेक कर लेना, किसी के साथ भी किसी से भी तुलना, आपको 100% ज्यादा मिलेगा। कंटेंट किसी से कम मिले तुरंत पैसे वापस दूंगा। व्हाट्सएप नंबर कल मैंने वीडियो में दिया था, देखा भाई। अब आते हैं सर अपन व्यंजन। कल मैंने आप लोगों को स्वर कंप्लीट करा दिया था। आज अपन व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं। और व्यंजन के बारे में चर्चा शुरुआत करते हैं कि सर व्यंजन होते क्या हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं व्यंजन लिखूंगा सर, है ना। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि व्यंजन क्या क्या होते हैं। तो देखो भाई, ये लिखे हैं व्यंजन, और फिर डेफिनेशन अभी लिखाऊंगा। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है भाई। इनके अलावा या, रा, ला, वा। इनके अलावा श, स, स, हा। इनके अलावा छ, त्र, ज्ञ, श्र। और इनके अलावा ड़ा और ढ़ा। ठीक है भाई, ये लिख दिए सर मैंने कंप्लीट व्यंजन आप लोगों के सामने। ठीक है भाई। लेकिन व्यंजन की पहले तो, व्यंजन का एक दूसरा नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, हल। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, हल। अब देखो व्यंजन की डेफिनेशन।
ध्यान से सुनना, व्यंजन की डेफिनेशन क्या है। देखें, सबसे पहली बात तो वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हूं। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है सर? पहली डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आपसे ये कह रही है कि वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस का को देखो तो इस का को बोल नहीं सकते हो। ये शुद्ध व्यंजन होता है सर, ये शुद्ध व्यंजन, इसको बोल नहीं सकते। शुद्ध व्यंजन का मतलब होता है जिसके नीचे हलंत लगा होता है, इसीलिए तो हल हलंत से बना हुआ शब्द है हल। शुद्ध व्यंजन का मतलब होता है जिसके नीचे क्या लगा हो सर हमारा, जिसके नीचे हलंत लगा हो, उसको शुद्ध व्यंजन अपन कहते हैं। लेकिन इसको अपन बोल नहीं सकते हैं, तो इसको बोलने के लिए कोई ना कोई स्वर चाहिए। जैसे मान लो मैं छोटा आ ले लूं, तो क्या बन जाएगा सर हमारा, ये का। क्या बन जाएगा? का। जैसे अगर मैं इस का के साथ में बड़ा आ लिख दूं, तो सर हमारा क्या बन जाएगा? का। कहने का मतलब ये है कि आप इस व्यंजन को नहीं बोल सकते। इसको बोलने के लिए क्या चाहिए? हमें स्वर चाहिए। जो स्वर मैंने कल आप लोगों को पढ़ाए, उनमें से कोई ना कोई एक स्वर हमें चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर अपन इसको बोल सकते हैं। इन सब में छोटा हमारा छिपा हुआ है। तो अपन कहेंगे वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, ये सर इतनी हमें बात समझ में आ गई है। दूसरी बात देखें, वे ध्वनियां वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, मतलब उच्चारण है इनको बोलने में, जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के मुख के किसी ना किसी भाग से टकराकर बाहर निकले, अर्थात जिसमें उच्चारण में अवरोध उत्पन्न हो। ये सर डेफिनेशन है, और पूरी डेफिनेशन आप हूबहू ऐसे ही छाप लेना अपनी नोट्स में। देखो क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है कि वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो। वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो, मैंने बता दिया था, क्योंकि का को नहीं बोल सकते, का में छोटा छिपा रहता है, इसीलिए का को बोल पाते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी ना किसी भाग से टकराकर बाहर निकले, अर्थात जिसमें उच्चारण में अवरोध उत्पन्न हो। देखो भाई, इसका मतलब क्या है? किसी भी वर्ण को जब अपन बोलते हैं ना, तो हवा जरूर निकलती है सर। किसी भी वर्ण को जब बोलते हैं, स्वरों को बोलते थे, छोटा आ ई उ ए बोलते थे सर, हवा निकलती थी, लेकिन थोड़ा बहुत टकराती थी और बाहर निकल आती थी, अवरोध इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन व्यंजनों में क्या होता है, जब इनको बोलते हैं, जब इन 39 को अपन बोलते हैं, तो मुख, जो हमारी प्राणवायु आ रही है, जो हवा आ रही है, वो मुख के किसी ना किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है। इसीलिए आचार्य ऐसा कहते हैं कि जहां अवरोध पैदा होता है जिन ध्वनियों में, उसी को अपन क्या कहेंगे? उसी को अपन व्यंजन ध्वनियां कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अवरोध या रुकावट महसूस होती है इसमें, इसीलिए ये बनते हैं सर हमारे व्यंजन। ठीक है भाई, चलो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताइए, व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं हालांकि, लेकिन कहते क्यों हैं? व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं? सर व्यंजनों को हल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सर जो व्यंजन होते हैं वो शुद्ध रूप से कैसे? शुद्ध शुद्ध रूप से व्यंजन व्यंजन हलंत हलंत के साथ लिखा
जाता है। शुद्ध रूप से व्यंजन हलंत के साथ लिखा जाता है, मतलब शुद्ध व्यंजन वही माना जाएगा जिसमें हलंत लगाओ। ये जो अभी लिखे हुए हैं ना, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन कब बनेंगे? जब इन सब के नीचे में क्या लगा दूंगा? हलंत लगा लूंगा। लेकिन मैंने अभी सर समझाने के लिए नहीं लगाया, अपन ऐसे ही मान के चलेंगे कि इनके नीचे हलंत नहीं लगा है। लेकिन शुद्ध रूप से व्यंजन तभी माना जाएगा जब उसके नीचे अपन क्या लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, का के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत। तो ये बात आप लोग समझें कि शुद्ध रूप से व्यंजन हलंत के साथ ही लिखा जाता है, इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। हलंत से बना हुआ शब्द क्या होता है? हल कहलाता है। ठीक है भाई, इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ऐप पर बच्चे देख रहे हैं वो साथ में लिखा करें आप लोग, और पहले देखा करें, शॉर्ट नोट्स बनाकर फिर उसमें उस वीडियो में पॉज कर करके इसको है ना स्टार्ट किया करें। चलो भैया, शेयर जरूर कर देना है ना भाई, दबा के शेयर करो है ना, क्योंकि मेरी एनर्जी शेयर के साथ ही आती है ना। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। ठीक है भाई, शेयर कर दिया करो। चलो, आगे बात समझ में? चलो ठीक है। अब बात ये आती है सर, अब बात ये आती है कि मैं आपसे अगर ये पूछूं, मैं क्या पूछूं आपसे? मैं ये पूछूं कि स्वरों की संख्या पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर? कितने स्वर हैं और क्या क्वेश्चन बनेगा? याद रखना, गधों की तरह मत रटा करो कि सर 39 और 33, नहीं। कोई सा भी चीज आपसे किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, थोड़ी बहुत उसकी टर्म्स को चेंज कर देगा तो आप उलझ जाओगे। देखो, टर्म्स का ही खेल है, नाम का ही खेल है। मैं आप लोगों को बता देता हूं संख्या पर आधारित क्वेश्चन, देखना भाई। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39 है। देख लो ना, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। बेटा ऊर्जा बना के रखो, एनर्जी में पढ़ा करो, गधों की तरह नहीं कि लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, नहीं। ऊर्जा, मैं ऊर्जा में, आप भी ऊर्जा में रहो। तो ये हमारे क्या है टोटल? 25, 12 37, 25 12 27, सॉरी 25 और 12 37 और 2 39। तो टोटल कितने हो गए हमारे? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 39, 39। चलो, ये तो हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, व्यंजनों की मूल संख्या, मूल संख्या या बोल देंगे सर मानक, मानक संख्या कितनी है? सर याद रखना 33। कितनी है? 33। मानक भी बोल दो या परंपरागत, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, ये इतनी तीन टर्म बनेंगी सर हमारी। तो कितनी लगाओगे आप लोग? 33। सर 33 पर आ गई। मुख्य, मूल, मूल या मुख्य, मानक, परंपरागत, मतलब आपका जो 99% जो क्वेश्चन बनेगा वो कितने पर बनेगा? 33 पर बनेगा। जैसे स्वरों में 11 पर बनता था, ऐसे ही व्यंजनों पर कितने में बनेगा? 33 पर बनेगा। बहुत अच्छे। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, कहीं ना कहीं इस 39 में -6 किए होंगे कि नहीं किए होंगे? अरे 39 में -6 किए होंगे कि नहीं किए होंगे? जी सर, बिल्कुल किए होंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 6 कौन कौन से किए होंगे? तो याद रखना, ये जो 33 बने हैं वो कितने में? -6 करके, -6 किस में से? 39 में से। और वो 6 कौन कौन से हैं? जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। जल्दी से बताओ, वो 6 कौन कौन से हैं जो 39 में से हटा दिए गए हैं, या जिनको अपन व्यंजन नहीं मानते हैं, या जो मूल व्यंजन हमारे नहीं है? बस इतना बता दे, जिनको मैं मूल व्यंजन नहीं मानता हूं, जो वैसे ही है सर, झूठे व्यंजन हैं, जो मैंने उल्टे सीधे बना लिए हैं, निर्मित कर लिए हैं, मूल नहीं है। तो देखो सर, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो सर आप लोगों को ये दिख रहे होंगे, दो भाई साहब दिख रहे होंगे। ये क्या, ये दो भाई साहब हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? ये जो दो भाई साहब लिखे हुए हैं वो किसके रूप हैं? अरे ये हैं ओरिजिनल, ये क्या है? ये नकली हैं। ये ओरिजिनल है, ये नकली हैं। बात समझ में आई कि नहीं आए? तो ये क्या है सर, हमारे नकली हैं। तो अपन दो ये घटा देते हैं, इनको अपन क्या मानते हैं? झूठे मानते हैं। झूठे हैं सर ये इसी का ही रूप है। ये इनके ओरिजिनल रूप रखे हैं, तो इनको क्यों रख रहे हो? बिंदी वाले हैं, तल बिंदु है। चलो ठीक है सर। और चार कौन से हैं? अभी 6 है ना, पूरे 2 ही हैं, तो चार और कौन से हैं? सर चार ये हैं। कौन से हैं चार? चार ये हैं।
इस प्रकार से 6 घटाए जाते हैं ये। अब कई कह रहे होंगे सर ये 6 क्यों घटाए जाते हैं, चलो ये दो तो समझ में आ गए सर हमें कि ये है, लेकिन ये 4 क्यों घटाए जाते हैं? सर याद रखना, ये जो छत्र ज्ञ श्रा है ये किसी ना किसी से मिलकर बने हुए वर्ण हैं, किसी ना किसी से मिलकर बने हुए वर्ण हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एक को समझा देता हूं, अगर मैं इस छा की बात करूं तो ये का और, हालांकि पूरा डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा मैं, ये छा किससे बना है? का और सा से मिलकर बना हुआ। ऐसे ये ता और रा से मिलकर बना, ये जा प्लस यहाँ ये शा मतलब ये मिलकर बने हुए हैं। छा किस किस से मिलकर बना है? का और सा से। तो अपन कहेंगे सर का और सा को तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, का ये पढ़ लिया, सा ये पढ़ लिया, का ये पढ़ लिया, सा ये पढ़ लिया, इन दोनों का मिश्रित रूप ही क्या है? छा। तो इसीलिए सर अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। मैं बात करूं इस त्रा की, तो ये त्रा हमारा ता और रा से मिलकर, सर ता को हमने पढ़ लिया, रा को पढ़ लिया, इसको क्यों पढ़ रहे हैं फिर से? ये ज्ञा जो है वो जा और या से है। मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा कि जा और या से कैसे बनता है, क्या बनता है। और ऐसे ही श्रा शा और रा से, ये सर संयुक्त हैं, इसीलिए इनको 6 को हटा हुआ अपन मानते हैं, क्योंकि इनके ओरिजिनल रूप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई। चलो तो ये क्या है हमारे लिए, ये हो गए, ये हो गए हमारे लिए संख्या बन गई कि 6 हटा दिए तो व्यंजनों की मूल, मानक या परंपरागत व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अब एक क्वेश्चन एमपीएसआई ने पूछा था कि ये पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में द्विगुणों, द्विगुणों को जोड़कर, ऐड करके जोड़कर व्यंजन कितने होंगे? व्यंजन कितने होंगे? द्विगुणों को जोड़कर व्यंजन कितने हैं? मतलब द्विगुणों को ही जोड़ो सिर्फ, और कुछ मत जोड़ो। द्विगुणों को जोड़ने का मतलब है ये होते हैं सर द्विगुण। क्या होते हैं सर ये? इनके और भी नाम बताऊंगा, 8-10 नाम है सर इनके। द्विगुण है, द्विगुण यानी दूसरे गुण है। किसके दूसरे गुण है? इनके ही तो दूसरे गुण है। द्वि यानी दो, गुण यानी गुण, दूसरे कैरेक्टर है किसके? इन दोनों के, द्विगुण। इनको जोड़ दिया जाए तो कितने बन जाएंगे? सर 33 में दो जोड़ दो, 33 में दो जोड़ दो तो कितने बन जाएंगे? 35। तो 35 संख्या द्विगुणों को जोड़कर व्यंजनों की होती है, क्योंकि 99% तो कितने लगाएंगे? आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कितने लगाते हो आप? 33%, 33 ही है। 99% क्वेश्चन कौन सा आता है? 33। और कुल पूछता है तो 39 आता है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये बात समझ में आ गई ना? द्विगुणों को जोड़कर, द्विगुण यानी वो दो को और जोड़ दो बस। ये चार तब भी नहीं जोड़े, ये तो हट गए। तो हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे। व्यंजनों की कुल संख्या 39, व्यंजनों की मूल, मानक, परंपरागत 33। ज्यादातर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और द्विगुणों को जोड़कर पूछेगा, ये टर्म जुड़ी होगी तो क्वेश्चन क्या लगाओगे, आंसर क्या लगाओगे? 35 आंसर लगाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, अगर आप लोग बता दोगे तो। मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ इतना लिखकर आए, व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है, बस इतना क्वेश्चन लिख के आए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। ना कुल जुड़ा, ना मूल जुड़ा, ना मानक, ना द्विगुण, कुछ। क्या लगाओगे? आपको कसम है पड़ोसी की, सही से बताना क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? कितने लगाओगे आप लोग? तो सर हम लगाएंगे कितने? 33। कितने लगाएंगे? 33 ही लगाएंगे, क्योंकि 99% मतलब ये व्यंजनों की संख्या में 33 ही आंसर देना पड़ता है, मतलब 6 को उड़ा के ही आंसर देना पड़ता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया। उड़ा दें सर? अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो बताएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। मुझे ये बता दीजिए भाई, मुझे ये बता दीजिए, ये नामकरण अपन बाद में करेंगे सब, है ना? ये अभी मैं सब हटा रहा हूँ, तो ये लिखे हुए हैं बस आपके सामने। मैं आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो है ये कहाँ लिखे जाने चाहिए? कहाँ लिखते हैं सर इनको? अगर जैसे मान लो आप मार्केट से पहाड़ा लेकर आए, तो सर इनको कहाँ लिखेंगे? सर बचपन में तो यही देखा था, छत्र ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी पर पूरा समाप्त हो जाता था। सर वो बचपन की बात थी सर, वहां पर तो कच्चे चावल हुआ करते थे सर हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर चीजें क्या हो गई, पक गई हैं, हम बुजुर्ग पने पे आ गए हैं और हमें चीजों को क्लियर बताना पड़ेगा।
ये बताइए छत्रज्ञा और श्रा कहाँ लिखे जाएंगे इस 39 में? ये जो 39 लिखे हैं इनका क्रम क्या यही सही है? तो देखो भाई ये क्रम है हमारा टोटली गलत। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज सुन लो इस बात को, हालांकि अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को छ त्र ज्ञ और श्रा, और फिर इससे एक क्वेश्चन भी बनेगा। ये जो छा है वो का प्लस सा से मिलकर बनता है, ये हमारा ता प्लस रा से बनकर बनता है, ये हमारा जा प्लस या, ये क्या होता है सर? या यानी अड़ा खाली बोलते हैं ना आप लोग, वो इसको बोलते हैं अंगहा। क्या बोलते हैं? अंगहा, कल बताया था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं या। और ये तो अड़ा होता है, जो आपका होता है वो ये अड़ा। और तो ज्ञा बनता है जा प्लस या, और श्रा बनता है शा प्लस रा। मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि अभी थोड़ी सी मुझे जानकारी देना है, भले आप इनको याद मत करो, बस थोड़ी सी जानकारी देना। बस मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि मैं इनकी जगह आप लोगों को फिक्स कर सकूं कि ये हमारे इसमें कहां रखे जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे इसमें कहां रखे जाते हैं, क्योंकि सर ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, ये इसीलिए बताना जरूरी है कि ये पूछा जाता है कि छा किस व्यंजन के बाद आता है, किस व्यंजन के बाद आता है। छा किस व्यंजन के बाद आता है, छा किस व्यंजन के बाद आता है, बताओ भाई छा किस व्यंजन के बाद आता है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, तो कुछ मत करो। कभी भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक कुछ नहीं है। छा किस किस से मिलके बना है? का और सा से, जिसमें का पहला वाला आधा है। त्रा किस किस से मिलके बना है? ता और रा से। ज्ञा हमारा किस किस से मिलके बना है? जा और या से। ऐसे ही सर श्रा हमारा किस किस से मिलके बना है? शा और रा से। पता है इतनी बात? बहुत अच्छी बात। तो बस कुछ मत करो, इनके पहले वाले वर्णों को देखो जो पहले पहले नंबर पे दिए हैं। पहले नंबर पे का दिया है, इसमें त्रा में पहले नंबर पे ता दिया है, ज्ञा में पहले नंबर पे जा दिया है, और श्रा में पहले नंबर पे क्या दिया है? शा दिया है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो मिलके बने हैं और पहले पहले वर्णों को मैंने गोला कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो कुछ मत करो, ये जो छा है, ये जो छा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? छा किस व्यंजन के बाद आएगा? इसके बाद। किसके बाद आएगा? इसके बाद। जो पहला वाला होता है ना उसी के बाद आता है। तो सर जो छा की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है सर, वो होती है सर ये देखो, का के बाद आना चाहिए। छा किस व्यंजन के बाद? आंसर पता क्या होगा इसका? आंसर होगा का के बाद। किसके बाद? का के बाद। मैं पूछता क्वेश्चन यहीं पर कि सर हमारा त्रा किस व्यंजन के बाद आता है, तो आंसर क्या लगाओगे? बताओ आंसर क्या लगाओगे? त्रा किसके बाद आता है? आप तो ये देखो त्रा मिला किसके से? ता और रा से। तो पहला वाला कौन सा वर्ण दिख रहा है? ता, तो इसके बाद ही आता है। ता देखो कहां है सर इसमें? ता, ये रहा। तो सर त्रा कहां है? तो अपन कहेंगे सर इसका आंसर क्या है? ता। मैं पूछता सर ज्ञा हमारा किसके बाद आता है? ज्ञा किसके बाद आएगा? श्रा हमारा किसके बाद आएगा? मतलब जो पहले नंबर पे दिए उनके बाद ही आएगा। तो देखो जा ज्ञा को कहां रख दो? ज्ञा को कहां रख दो? जैसे छा को कहां रखा था? का के बाद। ऐसे ही त्रा को कहां रखा था? ता के बाद। ऐसे ही ज्ञा को कहां रख दो? जा के बाद। तो ज्ञा कहां रखा जाएगा? ज्ञा रखा जाएगा जहां। ऐसे ही सर श्रा को कहां रख दो? शा के बाद। श्रा ये रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है सर इसकी पोजीशन कायदे से। जो इससे मिलकर बने होते हैं ना उनके साथ ही इनको रखा जाता है, और वो भी कौन से वाले? जो पहले वाले हैं उनके साथ ही। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए तो बोलते हैं वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित है सर। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मुझे ये बताओ ये यहां से मिट गए कि नहीं मिट गए? हाँ सर ये मिट के कहां चले गए? मिट गए ये 1 2 3 4 आ गए कि नहीं? 1 2 3 4 आ गए कि नहीं? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन सभी में सबसे अंतिम व्यंजन कौन सा है? वर्णमाला की सबसे अंतिम ध्वनि कौन सी है? बताओ भाई सबसे अंतिम ध्वनि वर्णमाला की कौन सी है? तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि यही तो बचा, ये तो सब यहां फिट हो गए। तो अपन कहेंगे वर्णमाला का अंतिम वर्ण। वर्णमाला का अंतिम वर्ण हमारा कौन सा है? हाँ। वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, चलो।
तो ये मैं आपको हालांकि आगे भी समझाऊंगा कि ये किस किस से मिलकर हमारे बने हुए हैं। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। अब आ जाए सर, अपन इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ऐप वाले बच्चे लिखा करो साथ में, है ना, समझा करो। ठीक है भाई। तो सर व्यंजन हमारे पास कुल कितने हैं? 39 हैं। कितने हैं? 39 हैं। अब सर मैं इनको यहां से हटाए देता हूं थोड़ा सा। किसको? इनको मैं यहां से हटाए देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बस हमारे लिए क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने इनको यहाँ रख दिया था, और कायदे से ये कहाँ रखे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर रख दिया था। ठीक है भाई। अब अपन इनको अलग से ही कहीं पर लिख दो, जहां अपन लिख रहे थे ना वहीं पर। और ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाई दिया था। अब इनको मैं कहाँ लिख देता हूँ, जहां थे ये वहीं पर। कहाँ ये रहे? छत्रज्ञ श्रा। देखो भाई, श्रा दिख रहा है, हाँ। तो देखें, छत्रज्ञ और श्रा, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए वर्ण। अब सर मैं आप लोगों से कहूंगा इन व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, व्यंजनों का व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है भाई? व्यंजनों का वर्गीकरण। कहने का मतलब ये है कि व्यंजनों का अगर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, तो सर हमें ये जो लिखे हुए हैं इन सब के ग्रुप के नाम अलग अलग हैं। ये ग्रुप बने हुए हैं सर हमारे सामने। और देखना भाई कितने ग्रुप बने हुए हैं, कितने ग्रुप बने हैं टोटल हमारे पास ग्रुप बने हैं। एक तो 25 का सबसे बड़ा ग्रुप ये, 25 का सबसे बड़ा ग्रुप ये, है ना। एक सर 4 का ग्रुप ये, और एक 4 का ग्रुप ये, एक 4 का ग्रुप ये, और एक 2 का ग्रुप ये। बात समझ में आ रही है? इन सभी ग्रुप के नाम अलग अलग हैं, इसी को तो वर्गीकरण कहते हैं। और सबके अलग अलग नाम अपन कैसे याद रखेंगे? देखा भाई, इसको बोलते हैं, इस वाले जो 25 को बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या डलेगी? स्पर्श व्यंजन। इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे? इन 25 को। तो सर इन सबको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है भाई, इन सबको मैं यहां से हटा रहा हूं। और सोचो, मैं आप लोगों को ऐप पर 3.5 महीने क्लास लूंगा। ऐप पर 3.5 महीने क्लास लूंगा आप लोगों के सामने, करीबन करीबन 100 घंटे से ऊपर। 100 घंटे से ऊपर मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। 3.5 महीने बहुत होते हैं सर, 3.5 महीने, 105 घंटे। 105 घंटे जो मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। आप खुद सोचो कि मैं इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा और किस लेवल तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज की क्लास से आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि लेवल क्या है सर अपना। देखें, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। सबसे पहली बात तो सर इनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। बताओ भाई, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं? और कितनी संख्या है सर इनकी? 5। कितनी संख्या है? 5। सॉरी 25। कितनी है संख्या? हो गई 25। ये पूरे लिखे ना 25। हाँ, वर्ग इसमें कितने हैं? 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कह सकते हैं कि अपनी अपनी लाइन का एक एक मालिक है। का इसका लाइन का मालिक है, चा इसका चौकीदार है, टा इसका चौकीदार है, ता इसका चौकीदार है, और पा इसका चौकीदार। चौकीदारी क्या है? चोर। अरे चोर नहीं है, चौकीदार है। पहली पहले जो वर्ण लिखे हुए हैं, ये इनका अपना अपना क्या है? मुखिया है सर, मुखिया है। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। तो वर्गीय व्यंजन इसीलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कहने का मतलब है इसमें 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन अपन कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो वर्गीय व्यंजन में तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। लेकिन सर इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आपके सामने घूम रहा होगा कि सर स्पर्श व्यंजन इसको क्यों बोल रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा होगा आपके सामने कि सर स्पर्श व्यंजन क्या है ना भाई? स्पर्श व्यंजन हमारा क्या है? देखना भाई, मैं आप लोगों को जो हिंदी पढ़ाऊंगा ना, वो पूरा
आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। उल्टी सीधी चीजें यहाँ पर नहीं करूंगा कि ये पढ़ा रहा हूं तो यहीं पर इसको बता दूं, ये तो कंट है। और कुछ बच्चे बेवकूफ है जो आंसर भी पूछते हैं, उल्टा सीधा क्वेश्चन भी पूछते हैं। अरे भाई आप लोगों को जरूरत नहीं है अभी कुछ पूछने की। मैं आपके सामने, आपकी पहुंच नहीं है सर यहां तक जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछोगे आपको सबके आंसर मिलेंगे, बल्कि जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जो किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, वो सबका आंसर यहाँ मिलेगा। डोंट वरी, बस मुझे मुझे थोड़ा सा सुने आप लोग, है ना भाई। तो इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जो पुराने बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैंने कितना कंटेंट आप लोगों को दिया है। आप क्या सोच रहे हो, वर्णमाला करीबन अभी 3-4 दिन और चलेगी। उस लेवल का आप लोगों के पास ग्रंथ बनेगा कि आप खुद कहोगे कि नहीं सर ये अंतिम है और इससे ज्यादा हमें ना पढ़ना है, और पढ़ना बेवकूफी होगा और उतना ही सत्य है। पूरा हाई लेवल तक का मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जीरो से बेसिक से, और कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे उनको सबको मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है भाई। हाँ चलो, स्पर्श व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, कोई पूछेगा इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। सर वर्ग में बटे हुए हैं, 5 वर्ग में बटे हुए हैं, है ना भाई। अब मैं पूछूं सर स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो सर इसीलिए कहते हैं, इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं, उस डेफिनेशन को जल्दी से लिख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु, श्वास वायु का मतलब देखो, किसी भी वर्ण को आप बोलोगे ना तो पेट से हवा जरूर निकलेगी, मुंह के थ्रू निकल जाएगी। हर एक में श्वास वायु जरूर, पेट की वायु, मुंह से निकल जाना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श, देखो स्पर्श आ गया इसीलिए स्पर्श, स्पर्श करके बाहर निकले, उसे ही, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखाता, इसकी बोर्ड पर डेफिनेशन नहीं लिखता, बस इतना फर्क पड़ता ना। ऑफलाइन लिखाता तो मैं आपको ये डेफिनेशन बोल के लिखाता, यहां पर मैं बोल के नहीं सीधा यहां लिखा रहा हूं, तो और बेस्ट सर, आपके सामने डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है। समझ पा रहे हो ना चीजों को। हाँ देखें, आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी, थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा, है ना, मुझे थोड़ा सा क्या काम है एक अर्जेंट, इसीलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको आज बेहतरीन बना के बता के जाऊंगा। ठीक है भाई। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करके, सर इनको जब बोलते हैं ना तो श्वास वायु हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से टकरा टकरू के बाहर निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 25। ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कितने वर्ग हैं, कोई पूछे तो वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आप खुद ही बताना। आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ रहा, उदित वर्ण कौन से हैं, उदित वर्ण कौन से हैं, है ना। उदित वर्ण, उदित यानी जिनसे उदय हो रहा हो, वर्ग का जिससे उदय हो रहा हो, उन उदित वर्ण को क्या कहते हैं, कौन से हैं, और इनकी संख्या कितनी है। जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। उदित वर्ण कौन से हैं, जल्दी से भाई, उदित वर्ण कौन से, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से, फटाक से फुर आंसर आना चाहिए। चलो देखें, उदित वर्ण कौन कौन से हैं। सर उदित मतलब का, उदित का मतलब होता है जिनसे अपने अपने वर्गों के चौकीदार जो है ना, अपने अपने वर्गों के जो चौकीदार हैं उन्हें ही उदित वर्ण कहा जाता है। अपने अपने वर्ग के चौकीदार कौन है, का, चा, टा, ता, पा, इनसे ही ये वर्गों का उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनसे इन वर्गों का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब का आया तभी खाया गाया घाया और अंगहा आया, इसका मतलब ये क्या है, चौकीदार, चौकीदारी का है ना भाई। तो इसीलिए इनसे ही क्या हो रहा है, इनका उदय हो रहा है।
जैसे पा वर्ग का उदय किससे हो रहा है? पा से। ता वर्ग का उदय किससे हो रहा है? ता से। टा वर्ग का मतलब ये, इनको ही उदित वर्ण बोलते हैं। कौन कौन से हैं? का, चा, टा, ता और पा, ये लिख दिए मैंने सब। ये क्या होते हैं? उदित वर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, एक दो बच्चों ने बड़ा शानदार आंसर दे भी दिया था। ठीक है भाई, देखें उदित वर्ण कौन से हो गए? चलो इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसी में, उदित वर्ण के बाद में, उदित वर्ण के बाद में एक क्वेश्चन आता है कि सर द्वि स्थानिक वर्ण कौन से होते हैं? इनमें से द्वि स्थानिक वर्ण, है ना, द्वि स्थानिक वर्ण। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, द्वि स्थानिक वर्ण कौन से हैं? द्वि स्थानिक वर्ण कौन से हैं? क्या पूछा मैंने? द्वि स्थानिक। अब कई लोगों को द्वि स्थानिक समझ में नहीं आ रहा होगा। द्वि स्थानिक, द्वि का मतलब दो, स्थानिक का मतलब स्थान, जो दो स्थानों पर प्रयुक्त हो रहे हैं। यानी द्वि स्थानिक यानी एक तो ये कहां पर हो रहे हैं? स्पर्श व्यंजन में भी होते हैं, और एक होंगे हमारे नासिक में, नासिक के व्यंजन यानी नाक वाले व्यंजनों में भी, और एक स्पर्श में जो अपन चल रहे हैं उसमें ही। तो वो है सर कौन से वाले? ये वाले। ये वाले जो पांच है ना, इनको ही बोलते हैं द्वि स्थानिक। क्या बोलते हैं इनको? द्वि स्थानिक व्यंजन। द्विस्थानिक व्यंजन या वर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी नाक से बोले जाते हैं। बोल के देख लीजिए सर, ये सभी नाक से बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं? हाँ सर बोले जाते हैं, ये नाक से ही बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग, हा, या, ण, न, म, तो ये हमारे क्या है? नाक से बोले जाते हैं। तो पहला स्थान तो इनका कौन सा हो गया? नासिका। अच्छा, दूसरा स्थान कौन सा है सर इनका? ये मैं क्या पढ़ा रहा था 25 आप लोगों को? अरे 25 क्या पढ़ा रहा था? स्पर्श व्यंजन। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन और नासिक के व्यंजन, दोनों में ये काउंट हो रहे हैं। एक तो 25 में आ रहे हैं, और एक अलग ही इनका ग्रुप बनता है नासिक, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसीलिए इनको द्विस्थानिक वर्ण कहते हैं। दो स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है सर अंगहा, अंगहा, य, ण, न, म, पांच। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चलो, आ गई बात समझ में? जल्दी से हाँ लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हटा दूं सर? पक्का प्रॉमिस सबको? चलो अब अपन नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अब मैं अंतस्थ नहीं, पहले एक छोटा सा टाइप है उसको, ये वाली पा वाली लाइन मिट गई, उसको फिर से लिखे देता हूं, है ना। पा, फा, बा, भा, मा। चलो देखें, ये तो 25 हमने पढ़ लिए, ये 25 हमने पढ़ लिए। अब सर मैंने अभी एक चीज आप लोगों को बताई थी, इन दोनों के दूसरे रूप। इन दोनों बेहतरीन है सर। इसमें आप लोगों ने कई चीजें सुनी नहीं होंगी, वो भी बताऊंगा इसमें। इन दोनों को, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों के द्विगुण हैं। ये क्या है सर? हमारे द्विगुण हैं, दूसरे गुण हैं। तो नेक्स्ट जो बी पॉइंट पर आता है वो कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। क्यों बोलते हैं सर द्विगुण? क्यों बोलते हैं द्विगुण व्यंजन? क्योंकि ये दूसरे गुण है किसके? इन दोनों के। लेकिन सर इनके नाम प्रचलित है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनके नाम प्रचलित है। द्विगुण कौन कौन से हैं? ये है ना। और इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 2, है ना। लेकिन इनके जो नाम है वो सर बड़े फेमस नाम, सबसे फेमस नाम है सर इनका। सबसे पहला नाम है ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात वर्ण बोलते हैं इनको। एक इनको बोलते हैं उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक होता है सर, इनको बोलते हैं द्रविड़ भाषी वर्ण। क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषी वर्ण, है ना। एक इसको बोलते हैं द्रविड़ भाषी वर्ण के बाद में एक इसको बोलते हैं, और
हाँ, अतिरिक्त वर्ण बोलते हैं इसको, एक है ना अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा अतिरिक्त वर्ण भी है, ताड़न जात। और एक इसको क्या बोलते हैं, इनमें बिंदी कहाँ लगी हुई है, बिंदी कहाँ लगी हुई है, अरे बिंदी तल में लगी है ना, इसीलिए तल बिंदु वर्ण या पद बिंदु वर्ण। नाम का ही खेल है भाई, नाम का, है ना, नाम का तो खेल ही है। नाम जितने ज्यादा आते होंगे, मतलब हिंदी आपकी बहुत अच्छी है कि नाम से ही उल जाएगा वो आप लोगों को। तो देखो सबके नाम हैं, एक एक बार मैं इनको पहले से, है ना, बता देता हूं। सबसे पहले, है ना, देखें, हाँ इसका एक क्वेश्चन और है कि ये भी पूछ लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो हिंदी में आदिकाल में, हिंदी आदिकाल में, आदिकाल में जन्मे। आदिकाल में पढ़ाऊंगा, आदिकाल भक्ति काल, जब हिंदी साहित्य में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी आदिकाल में इसका जन्म हुआ है, हिंदी आदिकाल में जन्म हुआ है। और सर ये जो द्विगुण है, संस्कृत में इनका कहीं पर भी यूज नहीं होता है, संस्कृत में प्रयोग नहीं है, संस्कृत में प्रयोग नहीं है ना। बस लेकिन पहले इन टर्म्स को समझ लीजिए कि ये क्या है हमारी, है ना, पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो, द्विगुण इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरे गुण हैं, इन दोनों के दूसरे गुण ये हैं, पहली बात। दूसरी बात, ताड़न जात यानी होता है ताड़न जात यानी होता है, ये इसी के ही क्या है, ताड़न जात यानी अपन थोड़े से इनको झटके में बोलते हैं, है ना, कैसे बोलते हैं इनको, गड़बड़ हो गई क्या, है ना, झटके में अपन इनको बोलते हैं, है ना। दूसरी बात, दूसरी बात, इसको द्रविड़ भाषी इसीलिए बोलते हैं कि साउथ इंडियन जो भाषाएं हैं, साउथ इंडियन जो भाषाएं हैं उसमें अपन क्या करते हैं, साउथ इंडियन भाषाओं में इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। अतिरिक्त वर्ण इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सर ये अतिरिक्त हैं, क्या है सर, ये अतिरिक्त हैं, किसके अतिरिक्त हैं सर, ये अतिरिक्त हैं, इन दोनों के अलावा लिए गए हैं, इन दोनों के अतिरिक्त ये हैं तब भी ये लिए गए हैं, तो अतिरिक्त वर्ण है ये, है ना, अपन ने इसमें से निर्मित किए हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है तल बिंदु या पद बिंदु, इनके तल में क्या लगा हुआ है, तल में क्या लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तल में क्या लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं है और हिंदी के आदिकाल में ये जन्मे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतने सारे ये क्वेश्चन है। देखो दोनों के उच्चारण में फर्क है, ताड़नजात बोलने का मतलब दोनों के उच्चारण में फर्क है। इसको बोलते हैं डा, इसको ढा, मतलब इसको बोलते हैं डी ए और इसको बोलते हैं डी एच ए, डा ढा। लेकिन इनको जब बिंदी लगा देते हैं तो भारीपन तो होगा इसमें, लेकिन इसको बोलते कैसे हैं, ड़ा ढ़ा, क्या बोलेंगे, ड़ा ढ़ा, ड़ा ढ़ा, ये होता है डा ढा, ये ड़ा ढा, मतलब उच्छिप्त होता है। उच्छिप्त का मतलब होता है झटके से नोक गिरती है, उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, ताड़न जात का मतलब क्या, झटके से नोक गिरना, झटके से, झटके से जीभ की नोक गिरना, है ना, झटके से जीभ की नोक गिरती है सर, इसमें से ऐसा झटका सा लगता है ना, इसीलिए इसको ताड़नजात उच्छिप्त या द्विगुण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई जल्दी से बताएं। चलो बच्चों आ गई समझ में। नेक्स्ट हटाऊं सर इसको, हटाऊं। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, पहले स्पर्श व्यंजन पढ़े और द्विगुण पढ़ लिए, जो दूसरे गुण हैं इन दोनों के, इसीलिए इनके नाम हैं, इनको जरूर आप लोग याद रखना। चलो अब बात आती है सर हमारे ऊष्म व्यंजन, सी नंबर पे हमारा कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन। और भाई आप लोगों को मैं एक चीज इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी कोचिंग खुलने का कोई अता पता नहीं है, याद रखना। ये भ्रामक प्रचार चल रहा है कि कोचिंग 1 तारीख से खुलेंगे, नहीं है सर। आज हमारे ग्रुप ग्रुप में यही डिस्कशन हुआ था, है ना। रुके एक सेकंड थोड़ा सा, ये एक आध बार तो दिक्कत कर ही देता है, इसको कल सुधरवाते हैं ना। देखें, तो कल ही हमारा डिस्कशन हुआ था
है ना। कल हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसमें ज्यादातर टीचर इस पक्ष में नहीं थे कि क्लास को खोला जाए। हाँ, कुछ महानुभाव कह रहे थे कि क्लास को खोलना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, क्लास अभी नहीं खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। अभी तो बढ़ने पर है, किसी एक बच्चे को हो गया तो भीड़ भाड़ वैसे ही आती है, सर सारे बच्चों को हो जाएगा तो प्रॉब्लम है भाई, इसीलिए अभी नहीं, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। और वैकेंसी अभी, अब ऐसी स्थिति में वैकेंसी को भी आराम आराम से रिलीज करेंगे, तो कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का सबसे पहली बात तो दूसरा नाम पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं संघर्षी या ऊष्म संघर्षी, कंप्लीट भी बोल देते हैं ऊष्म संघर्षी, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ये इसके नाम है। ठीक है भाई। कौन कौन से होते हैं सर ये होते हैं श, ये स, ये स, ये हा। बोलना आना चाहिए भाई, इसको बोलना, इसको बोलते हैं श, इसको स, इसको स, इसको हा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन सर इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है सर इनको ऊष्म व्यंजन बोलने का। तो ऊष्म व्यंजन थोड़ा इनको मैं दूर दूर लिख दूं, इससे समझा दूंगा अच्छे से, है ना। स, स, ठीक है। अब देखो, इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं, ऐसा मानते हैं, और संघर्षी क्यों बोलते हैं, ये दो ही तो टर्म है हमारे सामने, संघर्षी या ऊष्म क्यों बोलते हैं। देखो, आचार्य ये मानते हैं, व्याकरणाचार्य ये मानते हैं कि हमारा जो शाह है, यानी ये जो ऊष्म व्यंजन है, इनको ऊष्म क्यों बोला गया है। सर इनको जब अपन बोलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हवा निकलती है, आप बोल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा हवा निकलेगी, सबसे ज्यादा। और जब टायर पंचर होता है ना सर, टायर पंचर होता है, तो टायर पंचर में सर किसकी आवाज आती है, शाह की तो आवाज आती है, आती है कि नहीं। तो वो हवा की आवाज ही सर ये है। तो सबसे ज्यादा आवाज हवा इनमें। और फिर उसमें हाँ में तो होती है सर, आप लोगों ने देखा भी होगा, हाँ में आवाज होती है कि नहीं। टायर फट जाएगा तो इन तीन में आवाज, तीन की आवाज आएगी। और हाँ में आवाज क्यों होती है, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में, सर्दियों में कांच वगैरह कहीं दिख जाता है आप लोगों को, तो कांच पे हा कर देते हो, हा कर देते हो ना, फिर उस पर क्या बना देते हो, ले, ये कर देते हो ना आप लोग। तो वो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हा ही करते हैं, का क्यों नहीं किया कांच पर, का इसीलिए नहीं करते क्योंकि हाँ में हमारी जो श्वास वायु है वो बहुत ज्यादा निकलती है, इसीलिए इन चार में श्वास वायु अत्यधिक मात्रा में निकलती है। और अत्यधिक मात्रा में हवा निकलेगी भाई साहब, तो टकराएगी भी ज्यादा, टकराएगी भी ज्यादा, ज्यादा टकराएगी, मुंह में ज्यादा टकराएगी, और हवा मुंह में टकराएगी तो हवा गर्म नहीं होगी, क्योंकि दो चीजों को आपस में रगड़ोगे तो गर्म नहीं होंगी। तो ऐसी इसीलिए बोलते हैं कि जब हवा निकलती है तो वो टकराती है, और टकराएगी तो वायु के घर्षण से मुंह थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। अब इतना भी गर्म नहीं हो जाता कि मुंह जल जाए, हल्का सा, थोड़ा सा इनकी तुलना में, क्योंकि हवा ज्यादा निकल रही, तो इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन। संघर्षी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सर हवा ज्यादा निकल रही है, हवा को ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, ज्यादा हवा को संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण ज्यादा होगा इसीलिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो संघर्षी इसको इसीलिए कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। लेकिन सर इनके पर्टिकुलर के नाम अलग अलग हैं, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इनके पर्टिकुलर के नाम अलग अलग हैं, इनके पर्टिकुलर के नाम अलग अलग हैं। 4 संख्या पर्टिकुलर के नाम, देखो भाई, इसको बोलते हैं तालव्य या तालु, तालव्य या तालु, इसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य, है ना, मूर्धा या मूर्धन्य, इसको बोलते हैं दंत्य या वत्स्य, वत्स्य, और इसको बोलते हैं स्वर यंत्रीय, इसके नाम है कुछ, है ना, स्वर यंत्रीय, कंठ ध्वनि, स्वर यंत्रीय कंठ, कंठ के बाद में उरस्य, उरस्य के बाद में अंतमुखी, अंतमुखी, अंतमुखी के बाद में है अली ही जेवा, अली ही जिहवा, अली ही, अली ही जिहवा, है ना, ये इनको ये बोलते हैं सर स्वर यंत्रीय कंठ ध्वनि उरस्य अंतमुखी अली ही जिह्वा। ये इसके इतने सारे नाम है, सारे नाम पूछे जाएंगे। और एक और इसका सबसे महत्वपूर्ण, कांकल्य ध्वनि, क्या बोलते हैं, कांकल्य ध्वनि,
ये हैं सर इसके नाम। सर इनको क्यों बोलते हैं? देखो नामकरण तो मैंने कर दिया, नामकरण तो मैंने कर दिया, सब दिख रहा है ना आपको? हाँ वो ध्वनि लिखा हुआ कंठ के बगल में है ना। तो देखो इनके नामकरण तो मैंने कर दिए, लेकिन बोलते क्यों है इनको? सबसे पहले मैं शाह के बारे में बताऊंगा। शाह तालु या तालव्य से बोला जाता है। अब आपको ये नहीं पता सर तालु का है, तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके ये दांत है, कल बताया था दांत के ऊपर का भाग क्या है, दरदरा भाग क्या है सर? ये मूर्धा है। ये क्या, ये तो दांत है, ये क्या है, ये मूर्धा है। और ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, ध्यान से सुनना, ये बॉर्डर जहां मूर्धा और दांत गपे हुए हैं, अंदर की संरचना है सर ये मसूड़ा हल्का सा, ये बॉर्डर जहां दांत गपे हुए हैं, इस बॉर्डर को बोला जाता है, इस बॉर्डर को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है वत्स। क्या बोलते हैं? दंत मूल, यानी दांतों की जड़, दंत मूल। क्या बोलते हैं इसको? दंत मूल, वत्स दंत मूल, वत्स बोल दो या दंत मूल बोल दो। तो ये दांतों की जड़ होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो तालु सर इसमें कहाँ दिया है? तालु का तो बताया नहीं सर। तालु इसके जस्ट ऊपर जो खोखला सा भाग होगा आप लोगों का, ये जस्ट ऊपर खोखला सा भाग होगा, जो ये अंदर उंगली डालोगे तो ऊपर जो तरुआ जिसको आप बोलते हो, तरुआ नहीं होता तालु होता है वो, है ना। तो गड्ढा वाला भाग है जो ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे अगर आप मुंह को बंद करे रहोगे तो ये रही जीभ, और जीभ के ऊपर ऐसा गड्ढा सा भाग होगा हल्का सा, और यहाँ पर है ये दांत वगैरह, ये सब पूरा सिस्टम यहाँ है। तो ये जो गड्ढा वाला भाग है, इसी को अपन बोलते हैं तालु। इसी को क्या बोलते हैं? तालु। तो जब सा को बोलते हैं तो नॉर्मल सा नहीं बोलते, ऐसा लगता है जैसे शाम वो जीभ को चिपका रहे हैं। कहां पर? जीभ को काले जा रहे हैं अपन, जीभ को ऊपर इस तालु में स्पर्श कराने का, चिपकाने का काम करते हैं अपन, ऐसा लगता है। तो शाह क्या बोलते हैं इसको? शाह। कोलकाता साइड, पश्चिम बंगाल साइड, पूर्वी हिंदी में ऐसे बोलते हैं शाह। कैसे बोलेंगे? शाह। ऐसा लगता है जैसे थूक रहे हो किसी पर, है ना, तो शाह। तो जीभ ये तालु है, और ये रही जीभ। ऐसे जीभ यहाँ पर ऐसे घर्षण करती है और हवा को निकलने से रोकती है, इसीलिए इसको तालु या तालव्य बोलते हैं। तो तालु तालव्य क्या होता है? जीभ के ऊपर का जो खोखला सा भाग आप लोगों को गड्ढा वाला भाग दिखता है, वही तालु या तालव्य होता है। बहुत अच्छी बात। सर इसको क्या बोलते हैं सर? सा को। सर इसको बोलते हैं, पहली बात तो झटके में बोलते हैं, है ना, सा एकदम। कैसे बोलते हैं इसको? सा। तभी तो षटकोण के लिए आता था, षटकोण में सा को थोड़ा जोर से बोला जाता था, इसलिए षटकोण वाला सा है। ये कहां से बोला जाता है? जीभ, सॉरी, ये दांत, और दांत की बाउंड्री, और बाउंड्री के ऊपर ये जो दरदरा सा भाग है, कल मैंने मूर्धा आप लोगों को पढ़ाया था, ये जो दरदरा सा भाग है, उस दरदरे भाग से ही आपका ये सा बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाओगे, नाम को सीधे याद रखना, जीभ को यहां पर अड़ा के और ऐसे बोल देना, उच्चारण सर्वमान्य माना जाएगा। सर इसका जो उच्चारण है, ये जीभ की नोक को कहां पर रख लेना? जीभ की नोक को, ये जीभ की नोक रखी जाती है, यहां पर भी जीभ तालू में गई थी, यहां पर जीभ मूर्धा से टकराएगी, कईयों की नहीं टकरा रही होगी, हार्डवेयर प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होगा? जीभ कहां टकराएगी? दांतों पर। दांतों पर नहीं तो वत्स पर। वत्स क्या होता है? बाउंड्री। तो जब इस शाह को बोलेंगे, तो इस शाह को क्या बोलेंगे? या तो ये दांतों में टकराएगी जीभ, या ऊपर वाले दांत है सर ये, और या फिर इस बाउंड्री पर टकराएगी, यहां पर नहीं टकराएगी ऊपर, है ना, कहां टकराएगी? बाउंड्री पर या दांतों पर, इसीलिए दंत या वत्स कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा होगा, कोशिश मत करना कि जीव को खींच रहे हो, नहीं नहीं हो पाता, क्योंकि व्याकरणाचार्य ने अपने हिसाब से बहुत माइनर उसमें प्रयोग किए होंगे। हा को क्या बोलते हैं? देखो भाई, हा कहां से बोला जाता है? पहली बात तो हा को बोल के देखो। हा, हा जब आपने बोला तो यहाँ पर कंठ या गले का प्रयोग आपने किया, और देखो कंठ या गला, मैं बना देता हूँ सुंदर सा गला, ये रहा सर हमारे कंठ। कंठ कहाँ होगा? यहाँ, और इस कंठ पर ही यहाँ गले, है ना ये, तो यहाँ पर ही हमारा जो कंठ है, वो जो कंठ है वहां पर स्वर यंत्रियां होती हैं। स्वर यंत्री मतलब गाना गाने के लिए उपयुक्त यंत्रियां यहाँ पर हैं। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई अपन गाना गाते हैं तो कई बोलते हैं ना कि भाई गले से गा, गले से। तो गले से गाने का मतलब वो कहता है कि स्वर यंत्री से गा। कहां से गा? स्वर यंत्री से गा, तो गले में ही स्वर यंत्री होती है। कंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंठ कहाँ दिया हुआ है? कंठ गले में दिया हुआ है। उरस्य यानी कंठ ही होता है, उरस्य यानी कंठ, ये वाला भाग। अंतमुखी यानी अंदर का मुख, अंत यानी अंदर, अंतर, अंत, और मुखी यानी मुख, मुख के अंदर का भाग।
तो क्या होता है, वो भी कंठ होता है। मुख के अंदर का भाग क्या होता है, कंठ ही होता है। अली ही जीवा यानी जीभ के जस्ट पीछे का छोर, जीभ के जस्ट पीछे का छोर कहां पर आ गए, फिर से कंठ पर आ गए। और कांकल्य यानी कंठ, कांकल्य किसका मतलब होता है, कंठ का ही एक दूसरा नाम है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, सबसे बड़ी बात आप लोगों को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई। मैंने कुछ आप लोगों को पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया। चलो अब आखिरी चीज सुन लेते हैं, संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद में निकल लो, है ना, उसके बाद में निकल लो। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को छोड़ूंगा, कल आप लोग इसमें बहुत सारी चीजों को, है ना, पढ़ेंगे। चलो उसमें व्यंजन के बाद में अपन आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी पढ़ाया था थोड़ा सा मैंने आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। देखें, ये कैमरे को कल दिखाना ही पड़ेगा, है ना, गड़बड़ करता है ये बीच बीच में, आपकी नींद खोल देता है ना, अच्छे भले सो रहे होते हो आप लोग। देखो संयुक्त व्यंजन क्या, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है चार। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना बड़े इत्मीनान से, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, छत्र ज्ञ और श्रा। अभी बताया था मैंने कि ये किस किस से मिलके बना है, इसमें का तो आधा होता है, सा पूरा। पूछ ले कोई कि सा कैसा होता है, सा में छोटा आ, स्वर सहित कौन सा है इन दोनों में से, स्वर सहित सा है, क्योंकि इसमें क्या छिपा होगा, स्वर। इसमें स्वर छिपा होगा क्या, नहीं सर, हलंत लगा, इसका मतलब आधा है। तो आधा है तो सर इसको मैं अगर थोड़ा सा और लिखना चाहूं तो मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, इतना बता दीजिए। अरे सर आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि का आधा है तो का आधा है। सर ये बताओ त्रा कैसे लिखते हैं, ता प्लस रा। बताओ स्वर सहित और स्वर रहित कौन से हैं, स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखूं, ता आधा है तो रा के साथ ऐसे जोड़ देंगे। अगर मैं ज्ञा की बात करूं तो ये बना है सर जा में अणा खाली, जो आप बोलते हैं ना अणा खाली, चूल्हा, ए चूल्हा नहीं है बुद्धू, यहाँ है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और श्रा की बात करेंगे तो शा में क्या जोड़ दोगे आप लोग, रा। इनको सीधे याद रखना, पेपर वाला आप लोगों से कभी भी पूछ सकता है। इनकी संख्या कितनी है, चार। और ये कहां पर लिखे जाते हैं, कहां पर लिखे जाते हैं बताओ, फिर से पूछ रहा हूं, कहां पर लिखे जाते हैं, इनके बाद, किसके बाद, का के बाद छा, ता के बाद त्रा, जा के बाद ज्ञा और शा के बाद श्रा। आप लोगों को बताया था पहली क्लास में। तो ये होते हैं सर हमारे संयुक्त व्यंजन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग अपन कब पढ़ेंगे, कल, अंतस्थ व्यंजन। बड़ी शानदार चीजें हैं, थोड़ा सा मुझे अभी जल्दी जाना है ना, तो इसीलिए मुझे आज थोड़ा सा बाहर काम है। और तो मैं कल आप लोगों के सामने बहुत डिटेल में इन चीजों को जानेंगे। विश्वास मानो, कंटेंट की टेंशन मत लेना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। याद रखना फीस कभी भी डबल होने वाली है, क्योंकि उनका फोन आया था सर का कि सर फीस जस्ट डबल होगी, क्योंकि बिहार के काफी बच्चों ने इसमें एनरोल करा लिया है। आप लोग ग्वालियर से भी बहुत सारे बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट करा लिया, कुछ बच्चे रह गए हैं, तो आप करा लीजिए जल्द से जल्द। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब फीस इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। इसकी फीस 999 एक आध दिन में ही होने वाली है, उससे पहले ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इस बैच में आप लोगों को 3.5 महीने कंटिन्यू हिंदी पढ़ाऊंगा, चाहे लॉकडाउन खुले चाहे ना खुले, कंप्लीट। और इसके बाद में पूरा पीडीएफ नोट्स हर टॉपिक का, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा पीडीएफ नोट्स, भाषा साहित्य सब कुछ पढ़ाऊंगा। कोई भी चीज आपकी इसमें छूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। छूटे तो पैसे तुरंत मैं आपको वापस करूंगा, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। पुराने जो बच्चे पढ़े उनको पता हुआ है, शब्द संपदा वगैरह सब कुछ इसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा। रजिस्ट्रेशन कराइए, शेयर जरूर कर दीजिए, जो बच्चा देखेगा वो 100% बैच को परचेज जरूर करेगा, ठीक है भाई। और अंत में यही कहूंगा, शेयर करते रहिए। और इसके रजिस्ट्रेशन कभी भी बंद हो सकते हैं, मतलब बंद तो नहीं होंगे, थोड़े से दिन, कुछ दिन बाद बंद होंगे, लेकिन फीस जस्ट डबल हो जाएगी, है ना भाई। क्योंकि इसकी फीस पता है कहां तक पहुंचेगी, 2499 जो इसमें कटा हुआ है ना, वहां तक फीस इसकी पहुंचेगी। तो कभी भी पहुंच सकती है सर, पहले 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500। इसीलिए इसको अभी आप लोग
सिर्फ 499 में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बहुत से बच्चों ने कल इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मिलते हैं अपन कब? कल। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।